से, है ना? तो जीएस की क्लास है तो आप लोगों के लिए एक चीज अनिवार्य है, मतलब रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग माइक नहीं खोलते, माइक खोलिए, बात कीजिए, है ना? चीजें डिस्कस कीजिए, डिस्कस करने से और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चीजें याद होती है, ठीक है? और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है डिस्कशन वाले पार्ट से, ठीक है? अगर आप डिस्कस करेंगे, माइक खोलेंगे, बात करेंगे, तो आपके लिए बेहतर है, हमारी क्लास के लिए बेहतर है ओवरऑल, ठीक है? शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग कुछ योजनाएं देखेंगे, चीज देखेंगे गवर्नमेंट की जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है, पॉलिसीज शॉर्ट नोट्स में आती है और लॉन्ग आंसर में भी आती है, ठीक है? तो ये जो नोट्स हैं इनका यूज कैसे करना है शॉर्ट नोट्स के लिए और लॉन्ग आंसर्स के लिए, इसको आज हम समझेंगे, ठीक है? बहुत लंबे आंसर्स लिखने के लिए, वो 5-5 6-6 पेज वाले जो आपने यूनिवर्सिटी में लिखे होंगे, उस तरह के आंसर लिखने के लिए अब नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पर प्रिसाइज आंसर देना है। लॉन्ग आंसर होगा ना, उसमें भी बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, प्रिसाइज टू द पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछता है उसके हिसाब से आंसर देना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, ठीक है? लेकिन जो चीजें हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है? ठीक है, समझ में आया बेसिक, है ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो कि आंसर किस तरीके से लिखा जाए, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, सब लोग आ गए मेरे ख्याल से, शुरू कर सकते हैं। आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, कोई माइक खोल के मेरे को बताएगा कि अगर हमको तो किसी भी स्कीम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे उसको? कोई भी बता दो, ज्योति जी, मनीषा, मनीषी जी, पुरुषोत्तम जी, निधि जी, विकास जी, रवि जी, कोई भी बता दो, एनीवन? पूजा शर्मा, हाँ जी, हाँ जी, जी ज्योति जी। So we will start with by writing launch date, ministry with likewise. देखो, लॉन्च डेट हम लोग सबकी याद नहीं रख सकते, है ना? सारे जितने भी पॉलिसीज हैं उनकी लॉन्च की डेट याद हो जाए तो डेट लिख देंगे, अगर डेट याद है। अगर डेट नहीं याद है तो भी हमें आंसर तो लिखना ही है। कोई भी एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आंसर छोड़कर नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है? भले ही उसके बारे में कुछ ना पढ़ा हो, भले ही कुछ ना पढ़ा हो, जो उसका नाम, अगर पॉलिसी है तो पॉलिसी का नाम पढ़ के जो समझ में आ रहा है उसका इंट्रोडक्शन बना दो, बेनिफिट जो समझ में आ रहा है बेनिफिट्स लिख दो, और चैलेंजेस जो समझ में आए चैलेंजेस लिख दो, कंक्लूजन करते हुए उस पॉलिसी की तारीफ करते हुए कंक्लूजन कर दो। एंड में हमको क्या करना है कि हाँ, चैलेंजेस तो है लेकिन साथ में पॉलिसी जरूरी भी है, ठीक है? ठीक है, तो देखो पॉलिसी, अब मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं, अब और कोई नहीं है, ठीक है? तो हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी पहली पॉलिसी से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम को और न्यू पेंशन स्कीम को क्या करती है, इंटीग्रेट करती है और साथ में दोनों के बेनिफिट्स को लेकर आती है। ऑप्शनल है, याद रखना। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले तो फुल फॉर्म उसको दे देंगे, ठीक है? जी, गुड इवनिंग। शुरू कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है? यूपीएस से, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को दोनों को मिला के, दोनों के फायदे मिला के क्या है, न्यू पेंशन, यूनिफाई कर दी दोनों स्कीम, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ठीक है? 2024 में लॉन्च हुई, ठीक है? और 2024 में ये ऑप्शनल है, ये ध्यान रखना। कैसी है, पेंशन ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप न्यू पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है, इसके फायदे क्या है, पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं।
टू प्रोवाइड एश्योर्ड पेंशन सिक्योरिटी सब लोगों को देने के लिए, टू बैलेंस एम्प्लॉय वेलफेयर विद फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है उसके साथ संतुलन बनाते हुए, जो हमारा फिस्कल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, हिंदी में आंसर लिखने के लिए मैंने हिंदी विद्यार्थियों को दिया है। कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देना, कर्मचारी कल्याण एवं वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना। वित्तीय अनुशासन और कल्याण, किसका कल्याण, कर्मचारी का कल्याण। तो कर्मचारी के कल्याण के लिए क्या है, पेंशन स्कीम है, और उसके साथ साथ हमारा जो फिस्कल फिस्कल प्रूडेंस कहता है, यानी कि फिस्कल अकाउंट जिस नाम को अलाउ करता है, उस हिसाब से हम इसको चलाएंगे। क्या कहते हैं, अगर 25 साल की सर्विस है तो आखिरी जो बेसिक पे होगा आपका 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे एज पेंशन। 50% किसका, लास्ट 12 महीने में जो आपने विड्रॉ की होगी, ये ध्यान रखना, लास्ट 12 मंथ्स में जो विड्रॉ की होगी सैलरी, उस सैलरी का जो बेसिक होगा, बेसिक पे जो होगा, उसका कम से कम 50% मिलेगा, और मिनिमम 10,000 रुपए होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 10,000 रुपए होना चाहिए। फैमिली पेंशन का प्रोविजन भी है, उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस भी इसके अंदर है, जैसे कोई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट अवेलेबल एज एन ऑप्शन अंडर, ऑप्शन की तरह है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। हिंदी में जिनको चाहिए उनके लिए हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हिंदी में भी आप लोगों को यहाँ पे समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम ही लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल जस्टिस से कनेक्ट करता है। रिड्यूस रिटायरमेंट अनसर्टेनिटी, रिटायरमेंट के बाद जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करेगा। इम्प्रूव एम्प्लॉयज मॉरल, तो एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट रहेगा कि मेरे को पेंशन मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या है, लॉन्ग टर्म फिस्कल बर्डन बढ़ सकता है ना। लॉन्ग टर्म में अगर हम ये कहते हैं कि मिनिमम 10,000 रुपए सब लोगों को पेंशन देंगे, जितने भी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल काम किया है, तो वो फिस्कल बर्डन को बढ़ा सकता है। तो जब हम इसके चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे या इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, तब हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। या फिर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न है ना। सस्टेनेबिलिटी किस चीज की लेके, सस्टेनेबिलिटी फिस्कल जो हमारा अकाउंट है उसको लेके अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि अगर हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसे बोलते हैं वित्तीय घाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक है ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, है ना। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, अब जैसे मेंस का पेपर है ना आपका, आप लोग लिखेंगे इसमें, इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग टू एसेस द फिस्कल स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट्स, फिस्कल कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन, यानी कि क्या निकालता है ये निकालता है डेट रेशो किसके साथ, डेट टू जीएसडीपी। जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर, उस स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और उसका जो डेट है यानी कि जो उधार लिया हुआ है उसके साथ क्या रेशो है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है उस स्टेट का, इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा है, तो वो डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है वो स्टेट, वो कितना है, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन कितना है, रिवेन्यू कितना कमा रहा है वो, रेवेन्यू के लिए क्या 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 मॉडल अपना रहा है वो स्टेट पर्टिकुलर, और उस स्टेट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर उस स्टेट का हो रहा है, इन सबको कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे, इन सबको कैलकुलेट करके नीति आयोग निकालेगा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। शॉर्ट लोग लिखने के लिए आएगा, सीधे सीधे हम लोगों को ये 5 पॉइंट चिपका देने, कौन कौन से इंडिकेटर है और किसने क्यों क्यों किया है और किसने किया है। डेवलप्ड बाय नीति आयोग टू एसेस फिस्कल कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत के राज्यों की
जो वित्तीय, क्या बोलेंगे इसको, वित्तीय स्थिति है उसका आकलन करने के लिए किसने बनाया है? नीति आयोग ने बनाया है। ठीक है, इतना सा लिखेंगे शॉर्ट नोट में, बस ये 5 पॉइंट लिखेंगे, खत्म कहानी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। उसके आगे अगर लंबा आंसर है तो आप उद्देश्य यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। एग्जाम में आप जितने पॉइंटर्स बना बना के आंसर लिखेंगे, आप लोगों को नंबर उतने ही ज्यादा मिलेंगे। आप ये समझो आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर की रीडेबिलिटी बढ़ानी है। रीडेबिलिटी मतलब कि वो आंसर को देखते ही पढ़ने में आना चाहिए, वो आंसर, उसको पढ़ना ना पड़े आंसर को, उसको चेक करने में मेहनत ना करनी पड़े। तो उसको क्या चाहिए, उसको ये पॉइंट देखने हैं। अब आप बनाओगे पैराग्राफ, उसके अंदर आप अंडरलाइन भी करोगे तो उसको देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने पॉइंटर्स बना दिए, एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको पता है चीजें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ गया प्रमोट फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन को ऑब्वियसली मजबूत करता है ना। एनकरेज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आना चाहिए वैसे यहाँ पे, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यहाँ पर दोनों ही काम आएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर्स डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट सस्टेनेबिलिटी जो है, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, वही रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो, है ना। हेल्प पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन, पॉलिसी के फॉर्मलाइजेशन में हेल्प करता है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, कितना डेट है स्टेट के ऊपर, है ना। तो क्या क्या निकालता है उसके लिए, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग निकालता है, याद रखना। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, उस स्टेट की फिस्कल हेल्थ कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है उसकी, स्टेट, ये पूछा है। चैलेंज क्या है, वेरिएशन, सब स्टेट के अलग अलग वेरिएशन है, मतलब कोई स्टेट अमीर है, कोई स्टेट रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करता है, किसी किसी स्टेट में रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है, कोई स्टेट गरीब है, कोई स्टेट अमीर है ना। तो ये सारी चीजें, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डेटा रिलायबिलिटी इशूज है, डेटा हमारे यहाँ जो कलेक्ट होता है वो रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आप डेटा रिलायबिलिटी इशूज, इम्प्लीमेंटेशन इशूज, ये तो आप किसी भी पॉलिसी के नीचे चैलेंजेस लिखने के लिए आते हैं या क्रिटिसिज्म लिखने के लिए आते हैं, तो ये 2 पॉइंट तो आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन, वो सेंसस 2027 चल रहा है, तो उसके पहले फेज में ही जो काउंटिंग हुई है, जो XLO हुआ है, हाउस लिस्टिंग जो हुई है, उसके अंदर डेटा डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, जो ODF घोषित हो चुके हैं। यानी कि ODF क्या होता है, ODF की फुल फॉर्म बताएगा कोई, ओपन डेफिकेशन फ्री, याद है। ODF होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जहां पर खुले में शौच नहीं की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान है भारत का, है ना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी ने, यानी कि हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए हैं। तो वो टॉयलेट जो बनवाए हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी जिसके पास है, यानी कि वॉशरूम की एक्सेसिबिलिटी जिन जिनके पास है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ODF कैटेगरी में आते हैं। ये ध्यान रखना, हल्की सी चीज है बस। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM। NGHM का फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर, 1 मार्कर में फुल फॉर्म लिखने के लिए आती है। ठीक है, NGHM क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या मेरे को, ज्योति जी, विश्वास जी, विकास जी, रवि जी, निधि जी, पुरुषोत्तम जी, मनीषी जी, कोई भी बता दो, आरती जी, शानी, निधि जी, सिंह साहब, सुनील शर्मा जी, कोई भी, एनीवन, सूर्यांश जी, है ना, विकास जी, कोई भी बता दो, ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या हरे रंग की हाइड्रोजन होती है, कोई भी, माइक खोलो यार, ऐसे शर्माते रहोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, GS की क्लास में स्पेशली। कोई भी माइक खोलो, कुछ भी गलत शब्द बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नंबर नहीं कटेंगे, एग्जाम में कट जाएंगे। सर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पूछ रहा था मैं क्या होता है, तो आपने क्या बताया, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। नॉन फॉसिल, आपका आंसर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक है ऐसा नहीं कहना।
ठीक है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। हाइड्रोजन कैसे बनती है? पानी कैसे, पानी का क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला पानी का सबसे आसान? H2O. हाँ, H2O। अब स्कूल में सब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसके अंदर स्कूल वाले एक ऐसे बीकर पकड़ा देते हैं, उसके अंदर पानी होता है। ये सबसे आसान केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, इसलिए सारे स्कूल वाले कराते हैं। इसके अंदर एक एनोड और कैथोड डालते हैं, इसको 5 वॉट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना। और फिर स्कूल वाले दिखाते हैं, देखो बेटा, यहाँ पे देखो बबल्स निकल रहे हैं, ये देखो बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स कैसे निकल रहे हैं? ये, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन निकली। अब इस हाइड्रोजन को अगर हम कलेक्ट कर लें तो ये क्या हो गई? हाइड्रोजन। यहाँ तो हमने स्कूल में 5 वॉट की बैटरी से काम कर लिया था, पता नहीं कैसे मिट गया। ठीक है, यहाँ तो स्कूल में हमने 5 वॉट की बैटरी से काम कर लिया, लेकिन अगर हमको इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना है, अगर हमें इंडिया में ही नहीं, हमें इसका एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि अभी इंडिया ने क्या किया, एफटीए किया बहुत सारे देशों के साथ, और हमारे पास बेचने के लिए क्या है? स्टील है, सीमेंट है, हाइड्रोजन है, टेक्सटाइल है और फार्मास्यूटिकल्स है, बेसिकली यही है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, बाकी हम लोग सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, है ना, तभी हम इसका क्या करा पाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करा पाएंगे, पानी का और हाइड्रोजन दे पाएंगे। अब ये पावर कहाँ से आ रही है? ये पावर अगर कोल से आ रही है तो क्या है ये? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही है, नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही है, जैसे कि आपका हाइड्रो पावर हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर हो गया, आपका विंड हो गया, आपका सोलर पावर हो गया, अगर इनसे आ रही है ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि इसको क्रिएट करने में, इस हाइड्रोजन को बनाने में हमने कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली शॉर्ट नोट में आ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन स्टील क्या होता है, ग्रीन सीमेंट क्या होता है। तो जिस भी प्रोडक्ट के पहले ग्रीन देखो, सीधा समझ जाओ कि उसके अंदर हम किसका यूज नहीं करेंगे? फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, पेट्रोलियम, गैस, इनका यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? रिन्यूएबल्स का यूज करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगी? ग्रीन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इंडिया का है क्या? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसलिए हुआ था ताकि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, रिड्यूस फॉसल फ्यूल डिपेंडेंसी। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा बनाएंगे तो फॉसल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी अपने आप हमारी कम हो जाएगी, यानी कि हम घरों में जैसे बिजली जलाते हैं उसको जनरेट करने के लिए काम आ सकती है। उसके अलावा फ्यूल, जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्यूल यूज होता है या फैक्ट्रीज के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, तो उसके अंदर भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो सकता है। तो उससे क्या हो सकता है? उससे हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और हम अपना नेट जीरो टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब मुझे कोई ये बताओ कि नेट जीरो टारगेट कब तक का है, कब करेंगे हम नेट जीरो? क्या है ये टारगेट? 2027. क्या 27. 2027 तक, अगले साल तक, सर 2070 तक। 2070। कहाँ से आया ये कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे? किसने बोला कि नेट जीरो होना है? ये किसी ने हमको टारगेट दिया हुआ है, हमने खुद टारगेट लिया है, किसी फ्रेमवर्क के अंदर है, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर है,
SHGS से सर। इंफॉर्मेशन की थी। कौन सी? SHGS SHGS, इसका क्या फुल फॉर्म है? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट से। SDGs में नहीं है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं है, वो 17 गोल्स में नहीं है, ये 2070 तक नेट जीरो होना है। लाइफ SDGs, मिशन से सर। हाँ जी, लाइफ मिशन से। लाइफ मिशन कहाँ पर है? लाइफ मिशन क्या है? NDCs का नाम सुना है किसी ने? NDCs का नाम सुना? पेरिस एग्रीमेंट का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. 2017. यस सर। कौन सा COP है? COP 21, ठीक है। COP 21 कब हुआ था? 2015 में हुआ था, पेरिस के अंदर। वहां पर क्या हुआ? वहां पर बात ये हुई कि भाई साहब, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सन 2100 तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस ग्लोबल टेम्परेचर के राइज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नीचे रोकना होगा, या मैक्सिमम अगर नहीं रोक पाए तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नीचे रोकना होगा, ठीक है। अभी परसों UNEP की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, UNEP की रिपोर्ट आई है, गैप रिपोर्ट, समथिंग गैप रिपोर्ट है, अभी बता दो, ठीक है। UNEP की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस तरीके से हम लोग अपने NDC को फुलफिल कर रहे हैं, 2100 तक हम 2.3 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अब ये NDCs क्या बनाए? इस गोल को पूरा करने के लिए, यानी कि 2100 तक टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से नीचे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, ये हम बताएंगे हमें क्या करना पड़ेगा। यही पेरिस एग्रीमेंट की खासियत है। पेरिस एग्रीमेंट किसी के ऊपर कुछ थोपता नहीं है करने के लिए, वो कहता है कि आप अपने NDCs दो, नेशनली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक देश डिक्लेयर करे कि हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस मिशन के लिए। तो इंडिया का NDC है 2070 तक नेट जीरो, 2035 तक। सारे NDCs देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे NDC, पेरिस एग्रीमेंट, बाकू, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो NDCs देख लेते हैं। आप लोग कहोगे कि इधर उधर भटका रहा हूं मैं टॉपिक से, जो आज टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये जो COP की मीटिंग्स हैं, ये होती किसके अंतर्गत है? UNFCCC। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। तो फ्रेमवर्क क्या है? COP। COP क्या करता है? मीटिंग करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया हुआ है अपना? अपडेटेड फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? तो जैसा अभी किसी ने बताया था लाइफ, है ना, लाइफ डायरेक्टली आपके पास आपके एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। लाइफ क्या है? क्योंकि ये मोदी जी ने अपने भाषण में भी बोला था, और मोदी जी ने इसका क्या किया है, ये मैकेनिज्म दिया है लाइफ का। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये पहला NDC भी है हमारा, नेशनली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, कि हम अपना लाइफ स्टाइल कैसा करेंगे? सस्टेनेबल बनाएंगे, ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ, ये सारी चीजें तो है ही, जो इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रखनी है। 2030 तक हम लोग क्या करेंगे? 45% अपने जीडीपी का जो GDP क्रिएट करने में, 1 यूनिट GDP क्रिएट करने में जितना कार्बन एमिशन होता था, कब? 2005 से पहले, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड था, उस समय जितना हम लोग कार्बन एमिशन करते थे 1 यूनिट GDP को क्रिएट करने के लिए,
उसका 45% कम करेंगे एक जीडीपी यूनिट को क्रिएट करने में बाय 2030। 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाएंगे नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बाय 2030। ठीक है, इसके अलावा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे बाय 2030। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए 2030 के। एक हो गया 2070 का। 2070 का इन्होंने यहाँ से जो अपडेटेड है इसके अंदर से हटा दिया है वैसे, लेकिन 2070 कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि नेट जीरो टारगेट हमारा कब का है, तो 2070 का है। लेकिन ये याद रखना कि जो नया एनडीसी है हमारा अपडेटेड एनडीसी, इसके अंदर हम करते हैं बात तो नेट जीरो बाय 2070। ठीक है ना, एनडीसी गोल है। ठीक है, तो ये 4-5 गोल्स याद रखने हैं, बाकी सब गोल बच्चा है। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप लिख दोगे एनडीसी आता है तो पूरे नंबर पक्के हो। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के बारे में हमने बात करनी है ना। R&D में एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। क्या क्या फायदे हैं, प्रोडक्शन इंसेंटिव्स मिलेंगे। प्रोडक्शन इंसेंटिव क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर होगा, है ना। अब प्रोडक्शन इंसेंटिव क्या होता है, सरकार की प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है जिसकी वजह से हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो पिछले साल बढ़ा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सामान एक्सपोर्ट करते हैं। दो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, सामान या तो सर्विसेज, है ना। तो सामान जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग काफी पीछे हैं, लेकिन प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है। इससे क्या होता है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है अपना, तो उस बढ़े हुए प्रोडक्शन के लिए सरकार उनको क्या देगी, इंसेंटिव्स देगी, टैक्स में बेनिफिट दे देगी या किसी भी तरीके से उनको इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे को हेल्प करेगा। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस कैसे बढ़ता जा रहा है। वैसे एनर्जी सिक्योरिटी किसको कहेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी किसको कहेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे लिखोगे, एनर्जी सिक्योरिटी किसको कहेंगे। देखो बस ये पॉइंट याद रखो, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कैसी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, यानी कि लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, और अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि आ तो रही है लेकिन इतनी महंगी आ रही है कि हम पंखा ही नहीं चला रहे, सोच रहे हैं कि भाई बिल आ जाएगा इतना ज्यादा तो कैसे भरेंगे। या हम पेट्रोल मिल तो रहा है लेकिन इतना महंगा मिल रहा है कि आदमी सोच रहा है कि ना ही डलाए ना ही जाएगा। तो वो एनर्जी सिक्योरिटी नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है, अफोर्डेबल अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, अनइंटरप्टेड अफोर्डेबल। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी लिखने के लिए आता है तो आप इस तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं। और फिर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या खतरे हैं आज के समय पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या इशू है, आप सब लोग जानते हैं ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर किसी को ना पता हो तो पूछ लेना। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू चल रहा है दुनिया भर में भी क्राइसिस है ना। और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हम लोगों को करना है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करनी है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है ग्रीन हाइड्रोजन की, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे वो अभी हम उससे काफी दूर है सच्चाई से। इंडिया एआई मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पूरी दुनिया में एआई की बात चल रही है। अच्छा मुझे कोई बताएगा एआई किसको कहते हैं, एआई क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बोला मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग कैसे होगी, अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई एआई है, कोई एआई टूल है, तो वो कहीं ना कहीं से सीखेगा ना चीजें। तो वो सीखेगा कहाँ से, किस चीज से सीखेगा, डाटा सेंटर्स रहते हैं तो वहाँ पे डेटा से।
उसके कई पिलर्स हैं सर। एनर्जी, इसमें एनर्जी, चिप्स वगैरह, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एनर्जी, एक्सेट्रा, अदर। शेप और बहुत बढ़िया आप लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर। ने बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। वाटर, पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि कूलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। एआई जो है, जितना भी एआई आप लोग देखते हैं, चाहे वो कोई चैट बॉट हो, चाहे वो कोई एजेंटिक एआई हो, है ना, अलग अलग तरह के एआई आ चुके हैं आजकल मार्केट में। एजेंटिक हो, कोई क्रिएटिव एआई आ गए हैं जो वीडियोस क्रिएट कर दे रहे हैं, फोटोज क्रिएट कर दे रहे हैं, तो अलग अलग तरह के एआई हैं। लेकिन सभी एआई का मैकेनिज्म सेम है। सभी एआई को सीखने के लिए क्या चाहिए? जो आपको चाहिए सीखने के लिए वही एआई को चाहिए। वो भी तो इंटेलिजेंस है, आपके पास भी इंटेलिजेंस है। आपके पास कैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी? जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को पढ़ोगे, यानी कि किससे? डेटा से। एआई किससे सीखेगा? डेटा से। हमारे अंदर तो ऐसे डायरेक्ट डेटा फीड नहीं हो सकता ना, कि बच्चे एक पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव का सारा डेटा मेरे दिमाग में आ गया, ऐसे नहीं हो सकता ना। लेकिन एआई में हो सकता है। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको? छोटा मोटा डेटा तो नहीं है आपके फोन जैसा कि 512 GB का डेटा है साहब, या 1 TB का डेटा है। ज्यादा डेटा होता है। आपके फोन की चिप, आपके फोन के अंदर एक चिप लगी होती है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चिप। उस सेमीकंडक्टर चिप से क्या होता है? डेटा सारा कलेक्ट होता है, डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं, उसको बनाने के लिए चाहिए हमको रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स अभी फिलहाल जो उसका सप्लाई चेन है, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें यहाँ पर, तो रेयर अर्थ, REMs बोलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स। इसका जो सप्लाई चेन है वो 90% चाइना के पास है, और जो प्रोडक्शन है वो लगभग 60% चाइना के पास है। तो इंडिया की डिपेंडेंस चाइना, दुनिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बनी हुई है इस टाइम। किस चीज को लेकर? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। लेकिन एक चीज होती है इसके अंदर, चिप फैब्रिकेशन। आपके पास रॉ मटेरियल तो आ गया, लेकिन उसके लिए उससे चिप कैसे बनाओगे? चिप फैब्रिकेशन होता है। तो चिप फैब्रिकेशन में यूएसए लीडिंग है इस टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है। आपके फोन की तरह थोड़ी सी एनर्जी चार्ज करके काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आज का फोन तो छोटे से उसमें गर्म हो जाता है, छोटे से डेटा को प्रोसेस करने में गर्म हो जाता है फोन। तो वहां पर बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चल रही है दुनिया भर के लेवल पे, है ना। दुनिया भर के लेवल पे, दुनिया भर में जितने लोग एआई, उस डेटा सेंटर का एआई यूज कर रहे हैं, सारा डेटा प्रोसेस वहीं पर हो रहा है। तो उससे हीट बहुत जनरेट होती है, तो कूलिंग के लिए वाटर भी चाहिए होता है। तो पानी चाहिए, जमीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके अलावा चिप, एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है, और चिप फैब्रिकेशन चाइना के, अमेरिका, और रॉ मटेरियल चाइना, सप्लाई चेन चाइना। बस इतना सा याद रखो। बाकी इस पे आ जाते हैं। मिशन क्या कहता है? मिशन कहता है, नेशनल मिशन है टू क्रिएट रोबस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो स्टार्ट कर देंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू प्रमोट एआई इनोवेशन, बिल्ड इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज। इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज यानी कि भारत की ही एआई कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना। सपोर्ट स्टार्टअप, स्टार्टअप्स जो बन रहे हैं उनको सपोर्ट करना। ऐसे ही होगा ना। कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके? कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस प्लेटफॉर्म बनाना, क्रिएट करना, एआई स्किल डेवलपमेंट करना। अब ये नहीं कि आप एआई से फोटो बनवा रहे हो, उसको स्किल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। अब फोटो आप ऐसी बनवा रहे हो कि वो कहीं मार्केटिंग में काम आ रही है, या कहीं किसी कंपनी के काम आ रही है, तो बात और है। लेकिन अगर आप अपने मजे के लिए इंस्टाग्राम पे डालने के लिए फोटो बनवा रहे हो, तो उसको क्या, उसको स्किल नहीं कहेंगे। एआई स्किल क्या होता है? एआई स्किल होता है जब आप एआई से प्रोग्रामिंग करा सको, एआई से काम करा सको, कुछ ऐसा जो कि सब्सटेंशियल है, ठीक है। तो एआई से काम कराने के लिए भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। एआई से डर के नहीं जी सकते, एआई तो सीखना ही पड़ेगा। एआई से डर के जिएंगे तो वही होगा जो कंप्यूटर आया था, जो लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर नौकरी ले लेगा,
तो उन्हीं लोगों की लेगा जो लोग कह रहे हैं कि ले लेगा। ठीक है, अभी तो आप लोगों की नौकरी लगने की बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? गवर्नेंस एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बनेगी इंडिया के अंदर। चैलेंजेस हैं डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी इस समय बहुत ज्यादा टॉपिक जो है डिस्कशन के अंदर, क्योंकि डेटा प्रिवेसी क्या है? अच्छा, पहले ये बताओ कि राइट टू प्राइवेसी किस केस से आया, ये तो सबको पता होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, के पुट्टास्वामी। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस से आया है ना, आर्टिकल 21 का पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, राइट टू लाइफ का। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो डेटा प्राइवेसी पे आजकल बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो सीबीएसई ने मार्किंग की है, सीबीएसई ने मार्किंग की है ओएसएम। ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया। वेब पोर्टल बना के वहां पे सब बच्चों की कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दी गई और वहां से चेकिंग हुई। अब ओएसएम स्क्रीन के अंदर भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे कि ब्लर्ड कॉपीज आ गई, कॉपीज के आंसर शीट के पेजेस गायब हो गए, सब जो हम सब सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं वो गायब हो गई, किसी बच्चे की कॉपी अलग चेंज हो गई। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज उसके अंदर हैं। लेकिन इसके साथ ही एक इशू इसके साथ और उठा है कि हमारी डेटा प्रिवेसी का क्या होगा, क्योंकि एक 17 साल के लड़के ने क्या किया, सीबीएसई का पूरा पोर्टल हैक कर लिया, 3 महीने तक हैक करके रखा, 93 लाख बच्चों का डेटा उसके पास था। ठीक है, तो इसको एथिकल हैकिंग की कैटेगरी में रखेंगे उसको। वैसे हैकिंग हैकर नहीं कह सकते, ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं उसको रखेंगे एथिकल हैकिंग की कैटेगरी में, क्योंकि उसने सीबीएसई को इन्फॉर्म किया और क्या कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने 2-3 बार ध्यान नहीं दिया, उसके बाद उसने जब सबूत दिए, सारी चीजें दी, तब ये सारी चीजें सामने आई और दोबारा से रीचेकिंग के लिए गया, और रीचेकिंग के पोर्टल पे भी सेम दिक्कतें अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन क्या है कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज यानी कि जो बिल्कुल, एक तो होता है जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स होता है हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हम आइंस्टीन की और उस सब न्यूटन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, है ना। वो तो हो गया जो फिजिकल भी हम वर्ड देखते हैं। एक हो गया एटॉमिक लेवल पे, यानी कि एटम के लेवल पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो भी तो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते होंगे, लेकिन वो परफेक्टली फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करते, इसीलिए उसको बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स, वहीं से आता है क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम सेंसर, क्वांटम मटेरियल को डेवलप करने के लिए क्या है हमारा नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी लीडरशिप के लिए, क्योंकि फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में अभी नया क्या चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी डिफेंस एप्लीकेशंस के ऊपर ये काम करेगा, है ना। और साइंटिफिक एडवांसमेंट तो है ही, चैलेंजेस है, हाई कॉस्ट है, इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर चाहिए, है ना, बहुत ही स्किल्ड आदमी चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप करने के लिए, तो वो स्किल की अभी इंडिया के अंदर कमी है। ठीक है, एक ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको जरूर से याद रखेंगे। ये किस लिए है? ये जो हमारे घरों की छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगते हैं, ये स्कीम उसके लिए है, ताकि क्या हो सके, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मीट किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन मिले, नेट जीरो एमिशन की तरफ हम लोग बढ़े, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन होता है, सब्सिडी सपोर्ट सरकार से क्या मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसके अंदर, आप लगवा लो, उसके बाद आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। बेनिफिट क्या है, लोअर पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, कार्बन एमिशन कम हो जाता है, क्योंकि जो ग्रिड से बिजली आ रही है, जो ग्रिड से बिजली आ रही है वो कैसे आ रही है, इंडिया जो बिजली यानी कि हम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसमें 43% बिजली आज भी हम कोल से बना रहे हैं। तो वहां से तो मोस्टली जो बिजली आ रही है वो कोल से बनी हुई आ रही है ना। और अगर हम अपने घर के छत पे लगा लेंगे, अपने घर की नीड को पूरा कर लेंगे, और थोड़ा सा अगर हम ज्यादा बना सके, तो देश की एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
लोअर पावर कॉस्ट को लो करेगा, तो कार्बन एमिशन को लो करेगा, जिससे कि हम नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। नेट जीरो 2070 तक करना है हमको, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी इंडिपेंडेंस को बढ़ाएगा। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है 5 से 6 साल में, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग नहीं लगवाते हैं, अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन, महाअभियान, मिशन नहीं है, महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में लॉन्च किया गया। ये किसके लिए है? ये सोलर पंप्स के लिए। पीएम कुसुम एम टू सोलराइज इंडियन एग्रीकल्चर बाय प्रमोटिंग सोलर पंप्स, सोलर पावर प्लांट्स एंड फीडर लेवल सोलराइजेशन। क्या क्या चीजें आएंगी? सोलर पावर प्लांट, यानी कि कोई बंजर जमीन है किसान के पास जहां पर खेती नहीं हो पा रही है, तो वहां पर वो सोलर प्लांट लगवा सकता है। स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। स्टैंड अलोन सोलर पंप्स क्या होते हैं? एक तो जैसे हम लोगों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर जो सोलर पावर प्लांट, जो सोलर पैनल लगाए, ये कैसे काम करता है? एक सेकंड ना। हाँ, ये कैसे काम करता है? हमने अपने घर की छत पे लगाया सोलर पैनल, यहाँ से बिजली जो बनी वो कहाँ जाएगी? वो ग्रिड में जाएगी, और फिर ग्रिड से बिजली हमारे घर में आएगी। हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इसको। डायरेक्ट यूज करने के लिए हमको ऑन बैटरी, यानी कि एक लिथियम आयन की बैटरी भी लगानी पड़ेगी, लिथियम आयंस की बैटरी, ठीक है। और ये लिथियम आयन बैटरी होती है कॉस्टली, तो इसलिए सब लोग क्या लगवाते हैं? ऑन ग्रिड लगवाते हैं। ऑन ग्रिड यानी कि वो ग्रिड में गई और ग्रिड से वापस फिर हमारे पास आई, ठीक है, ठीक है। स्टैंड अलोन क्या होता है? अब वहां पर जैसे गांव के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर ये स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, यानी कि ऊपर ही आपके सोलर पंप के ऊपर ही वहां पर वो लगा देंगे, सोलर पैनल लगा देंगे, और ग्रिड में नहीं जाएगी बिजली, सीधे आपके सोलर पंप में आएगी। तो दिन के समय में उस सोलर पंप को आप फ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप, जो अभी पंप बिजली से चल रहे हैं उनका सोलराइजेशन करना, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाना, और इसके अंदर सब्सिडी 30% स्टेट देता है, 30% सेंटर देता है, 10% केवल किसको देना होता है? किसान को देना होता है, बाकी 30% लोन हो जाता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स आप लोग लिख ही सकते हैं मेरे ख्याल से। तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल, डीजल के ऊपर जो डीजल पंप चलते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। एंश्योर रिलायबल डे टाइम इरिगेशन, डे टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में तो वो कम से कम फ्री काम करेगा ही। एडिशनल इनकम थ्रू सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस समय पंप नहीं चल रहा है उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ग्रिड को बेची जा सकती है। प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन, इम्प्रूव फार्मर्स एनर्जी सिक्योरिटी, और जीरो कार्बन, जीरो एमिशन बाय 2070 के गोल की तरफ हमको लेके जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एक कवच, कवच आप लोगों ने सुना होगा, जो ट्रेन चलती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है ना। इस ट्रेन के एक्सीडेंट को रोकने के लिए कवच लेके आए थे, और क्या है? इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। क्या है? इंडिजिनस है, सबसे पहले याद रखेंगे, यानी कि भारतीय है, भारत का बना हुआ है। और क्या करता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन, ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला होगा तो क्या करेगा? ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा, कॉल्यूजन को अवॉइड करेगा, सिंगल पासिंग एट डेंजर प्रिवेंशन, इसके अंदर SPAD लगा होता है। SPAD यानी कि एक समय में एक ही ट्रेन पास होगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन रखता है सारी ट्रेन के बीच में, तो पैसेंजर सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, तो इसके ये फायदे हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंजेस क्या है? लार्ज स्केल डेवलपमेंट, यानी कि अभी तक पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, कुछ कुछ ट्रेन में ही लगा है अभी तक कवच सिस्टम। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन वो मैंने आपको बता दिया। एक है पीएम जनम जनमन, पीएम जन मन। जनमन क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जन
जनजाति, आदिवासी, जे से जनजाति, ए से आदिवासी, एन से न्याय और मन से महाअभियान। न्याय महाअभियान किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है ट्राइबल्स में भी? जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पीवीटीजी, पीवीटीजी जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, हमारे यहाँ 73 अभी तक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। 18 स्टेट्स, एक यूटी के अंदर रहते हैं जो कि, और बेसिक सर्विसेज, लास्ट माइल डिलीवरी, जो सरकारी स्कीम्स हैं उनकी, इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट, तो जिससे कि इसके लिए ये स्कीम लेके आई है, जन मन। ठीक है, जन मन, असली जन तो हमारे ट्राइबल्स ही है ना, तो ट्राइबल्स का उत्थान करने के लिए क्या है? जन मन स्कीम है। तो इसके अंदर हाउसिंग, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ केयर, आंगनवाड़ी सर्विसेज को वहां तक क्या, ट्राइबल एरिया तक पहुंचाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? सोशल जस्टिस के लिए, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है भाई? ट्राइबल्स बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, वो मूव भी करते रहते हैं, तो ये एक चैलेंज है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीच वहां तक बहुत कम है। कल्चरल बैरियर्स है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो कल्चरल बैरियर्स हैं। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्टेड है उनके कल्चर, है ना, तो उनके कल्चर के साथ हम लोग बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहां पे कोई भी डेवलपमेंटल वर्क करना होगा तो वहां की ग्राम सभा से क्या लेनी पड़ती है? कंसेंट लेनी पड़ती है, तभी वहां पर डेवलपमेंटल वर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चैलेंज है, इसके चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पीवीजीटी क्या होता है? पीवीजीटी किसको बोलेंगे? तो पीवीजीटी उसको बोलेंगे जो पुरातन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है आज भी एग्रीकल्चर के अंदर, लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी है उस कम्युनिटी के अंदर, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, साथ में डिक्लाइनिंग या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है। ये चारों, जिस जो भी कम्युनिटी ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, उसको बोलेंगे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान में रहेगा। yes, एक ही बायो E3 पॉलिसी आई थी, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट के तरीके से आ सकती है। बायो टेक्नोलॉजी फॉर E3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी यानी कि बायो इकोनॉमी, बायो एनवायरमेंट और बायो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बायो E3 क्या करेगा? बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहां पर कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, और बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो उसके अंदर हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी कैसा यूज कर रहे हैं? बायो मटेरियल यूज कर रहे हैं, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू हो गया, या कोई खाने का रेसिड्यू हो गया, ऑयल रेसिड्यूज हो गए, तो रेसिड्यू का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। सपोर्ट ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, ऐसा करेंगे तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। बायो बेस्ड केमिकल्स बनाना, बायोफ्यूल्स बनाना। बायोफ्यूल्स क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? बायोडीजल, बायोफ्यूल कैसे बनता है, क्या होता है? कोई भी बता सकता है क्या? naturally occurred naturally or which is prepared natural from natural substances. नेचुरल, Natural substances. नेचुरल सब्सटेंसेस, है ना, जो फ्यूल हम लोग, ये फ्यूल किससे बनाते हैं? फूड वेस्ट हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, या जो गटर के अंदर स्लज है वो हो गया, जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जो बायोडिग्रेड हो रहा है, और मतलब नेचर में डिग्रेड हो रहा है ना, नेचुरली डिग्रेड हो रहा है, तो उसके डिग्रेडेशन से क्या होता है? गैसेस रिलीज होती है, उसका हम बायोफ्यूल बना सकते हैं और बायोडीजल बना सकते हैं। यूज ऑयल से बायोडीजल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स भी अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि इंडिया को अगर ग्रीन ट्रांजिशन करना है या नेट जीरो को अचीव करना है, नेट जीरो बाय 2070 अचीव करना है, तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे? तो उसमें आप एक दो मेजर एक्स्ट्रा लिख के आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, विंड का यूज करना है, उसका सोलर का यूज करना है, सब लिखेंगे।
न्यूक्लियर पावर भी सब लिखेंगे, आप बायोफ्यूल भी लिखो, ग्रीन हाइड्रोजन भी लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर को आप रिच बना सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी आप उठा के क्या कर सकते हैं, आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सिंथेटिक बायोलॉजी इससे प्रमोट होगा, फोकस एरिया है ये मेन। और इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहां पर जो हम वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रिफर्बिश कर रहे हैं, या फिर उसको रिसाइकल कर रहे हैं वेस्ट को, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। चैलेंजेस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, कॉमर्शियल स्केलेबिलिटी चाहिए, रेगुलेटरी इशूज है, रेगुलेशंस मिलते हैं नहीं मिलते हैं। एक है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जितने भी रिसर्च होते हैं हमारे देश के अंदर, तो उसको प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जितने भी स्कॉलरी जर्नल्स हैं उनको सबको इंटीग्रेट करके एक ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़े सबको, है ना। ऐसे नहीं कि आप सब अलग अलग जर्नल्स का अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे जर्नल्स आपको मिल जाएं, तो उसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करना, इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं, इम्प्रूव रिसर्च क्वालिटी, एंश्योर इक्वल एक्सेस, कवरेज यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट को कवर करता है, गवर्नमेंट R&D रिसर्च को कवर करता है। और इम्पोर्टेंस आपको पता ही है कि रिसर्च पे एक्सीलेंस बढ़ेगी, इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ेगा, एकेडमिक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड है इंडिया के अंदर, जहां पर आज हम लोग AI की बात कर रहे हैं, वहीं पर हमारे देश के अंदर अभी डेटा सेंसस के अंदर ये पता चल रहा है कि बहुत सारे जगहें ऐसी हैं जहां पर इंटरनेट एक्सेस छोड़ो, अभी तक उनके पास मोबाइल भी नहीं है। AI तो बहुत दूर की बात है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है। अब आप लोग देखते होंगे एक आजकल जोक भी चलता है काफी, कि एक आदमी है वो ठेकेदार है, सड़क बनाता है, तो उसने सड़क बना दी तो एक पत्रकार उससे पूछता है कि भाई साहब सड़क तो आपने बना दी, अब इसके बाद क्या करोगे। तो कहता सड़क को खोदेंगे। कहता क्यों खोदोगे। कहता पाइपलाइन डालना भूल गए। तो कहता कि ठीक है फिर क्या करोगे। कहता फिर सड़क बनाएंगे दोबारा। कहता फिर क्या करोगे। फिर उसके बाद फिर खोदेंगे। ये क्यों खोदोगे। तो क्या कि वो वायर डालना भूल गए इंटरनेट की, फिर वायर डलेगी। तो कई बार सड़क खोदेंगे और कई बार सड़क को बनाएंगे, फिर सीवर लाइन डालेंगे, फिर खोदेंगे, फिर ये करेंगे। तो ये इस तरीके से जोक काफी चलता है। तो उसको हल करने के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। क्या कहता है, छोटे लेवल पे नहीं लेकिन बड़े लेवल पे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कहाँ क्रिएट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके, क्योंकि पोर्ट के लिए अलग इंडस्ट्री है, रेलवे के लिए अलग इंडस्ट्री है, और सड़कों के लिए अलग वो मिनिस्ट्री है, अलग अलग मिनिस्ट्री सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। तो उनके बीच में क्या करेंगे, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, ताकि कई मोड से उनके बीच में क्या हो सके, कनेक्टिविटी, अलग अलग स्तर पे अलग अलग लेवल्स पे क्या हो सके, कनेक्टिविटी बन सके, ताकि क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन बने मिनिस्ट्रीज के बीच में। ये नहीं कि आज आपने पोर्ट यहाँ पे डेवलप कर दिया लेकिन यहाँ पे सड़क की कोई योजना ही नहीं है। पोर्ट तो डेवलप हो गया लेकिन वहां तक सामान कैसे पहुंचेगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, इंपोर्ट कैसे होगा। सड़क बना दी और रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तब भी दिक्कत है ना। तो हर तरह की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इसका फायदा है ना। इसके अलावा देखो रोड रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क्स को, इन सबको क्या करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, डेटा इंटीग्रेशन, ये तो आप सब जगह देख सकते हो। उसके अलावा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं बनता है, उस चीज को लेकर यहाँ पर समस्याएं तो हैं, ठीक है। एक है नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वही
सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, जो एफिशिएंसी बढ़ानी है उसकी, उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना इसका काम है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे, यानी कि अगर आज मेरठ की कनेक्टिविटी सीधे पोर्ट से हो जाए, मुंबई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट से हो जाए, और यहाँ से बैग सीधा एक्सपोर्ट होने लगे, यहाँ के सीजर्स एक्सपोर्ट होने लगे, तो क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीजें एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, विकसित भारत 2047 को सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, है ना, फिस्कल डेफिसिट को कम करने में हेल्प करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में हेल्प करेगा। चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से अभी तक डेवलप नहीं है इंडिया के अंदर, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज है। ई कोड फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फेज ऑफ जुडिशियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड फेज चल रहा है किसका? जुडिशियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन, विजन, सीधे सीधे विजन भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा रहा है, शॉर्ट नोट आ रहा है, आप सीधे विजन लिख दो, इट्स विजन इज एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन। एक्सेस देना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और इंक्लूजन करना। इंक्लूजन करना सभी लोग, जिससे कि क्या, एक्सेस बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, तो क्या होगा? इंक्लूजन अपने आप होगा, है ना, समावेशी बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आप लोगों को मालूम ही है, सब लोग प्रैक्टिस में है। ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वर्चुअल हियरिंग जो हो रही है आजकल, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, एआई एनेबल्ड सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं, है ना, फास्टर जस्टिस डिलीवरी हो रही है, इससे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है, हालांकि हो कितनी रही है आप लोगों को पता है, हमें पता है। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है ना, कि आप यहीं बैठे बैठे कहीं का भी केस हैंडल कर सकते हैं। आर्टिकल 39A से लिंक कर सकते हैं इसको, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, जो कि हमारा डीपीएसपी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है? जुडिशियल एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन कन्वीनियंस को बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, ये गैप है, ये चैलेंजेस है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी इंडिया के अंदर बहुत कम है ना। आसपास के देशों का भी सर्वे हुआ था, तो उसके अंदर आसपास के देशों में जैसे वियतनाम, चाइना, लाओस, इन सब देशों में डिजिटल लिटरेसी इंडिया में सबसे कम निकली। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ना। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन किस लिए है? सीधे सीधे लिखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को प्रमोट करने के लिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे, और इसके टेस्ट हो चुके हैं। 400 मेगावाट तक बिजली एक यूनिट क्रिएट कर सकती है। और छोटे लगाने का फायदा ये होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्लीन एनर्जी मिलती है, एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, नेट जीरो गोल की तरफ हम लोग इससे बढ़ सकते हैं। सेफ डिजाइन है, छोटे छोटे हैं इसलिए सेफ है। लोअर लैंड, कम कम जगह चाहिए, फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट है। चैलेंजेस क्या है? हाई कैपिटल कॉस्ट, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट हमारे इंडिया में बहुत खराब होता है। न्यूक्लियर वेस्ट क्या, न्यूक्लियर फ्यूल मैनेजमेंट भी हमारे इंडिया में बहुत खराब होता है। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो जादू गोड़ा का, किसी ने सुना है जादू गोड़ा का नाम? नो सर, नो सर। आप लोग कभी सर्च करके देखना जादू गोड़ा के लोगों की क्या हालत है। जादू गोड़ा झारखंड में वो जगह है जहां पर इंडिया के अंदर सबसे पहली बार यूरेनियम मिला था, और वहां से यूरेनियम को कैरी करके ओपन ट्रक्स के अंदर कैरी करके लाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो गिरता है तो न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसका न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैलता है, और वहां के लोग डिस्टॉर्टेड पैदा हो रहे हैं, पैर नहीं है किसी के, किसी का गाल ऐसे लटक गया है न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से, एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। तो जादू घोड़ा सर्च करना कभी, आप लोगों को उनकी फोटोज देख के काफी दुख होगा। एक पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए है? छोटे जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक क्या नहीं कर पा रहा है, एकेडमिक उनको एम्प्लॉयबल नहीं बना पा रहा है। अभी पीछे योगी जी ने भी कहा था, है ना, क्या कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ये नहीं है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ये है कि यूथ जो है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उसको नौकरी, वो नौकरी देने लायक ही नहीं है, ये कह दिया था योगी जी ने।
हालांकि इसके पॉलिटिकली फिर उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, फिर वो सारी चीजें चली, है ना, उसमें हमको नहीं जाना। हमें क्या देखना है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम निकाली। ये क्या करता है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है ताकि स्किल गैप जो है उसको ब्रिज किया जा सके, एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज बनाया जा सके। बेनिफिट क्या होंगे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को, है ना, प्रोफेशनल स्किल्स मिलेंगी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी उनके पास जब वो पास आउट होकर निकलेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस की चैलेंजेस है, कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन। हालांकि इसके अंदर एक चैलेंज और लिख सकते हो आप, कि जो इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है वो घर से, बच्चों के घरों से बहुत दूर होती है, तो बच्चे वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। बच्चे एनरोल कराने के बाद भी इसके अंदर टर्नआउट बहुत कम है, ठीक है, तो टर्नआउट बहुत कम है, ये भी एक चैलेंज है इसके अंदर, ठीक है। एक ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, जो SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो काम करते हैं, उनके थ्रू इसको लागू किया जाता है। और ये क्या है, ड्रोन से एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं महिलाओं के लिए, बेसिकली मतलब स्पेशली महिलाओं के लिए स्कीम है ये, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। क्या करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि आपको खेत में क्या, आपकी फसल की क्या हालत है, अगर कहीं कीड़ा लगा है, कहीं कोई बीमारी लग गई है पेड़ के अंदर, तो उसको रोज रोज मॉनिटर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन से आप देख सकते हो। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आपका बढ़ेगा, है ना, ड्रोन ट्रेनिंग मिलेगी, फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, इसके अंदर एग्रीकल्चर सर्विस मिलेगी। इसके क्या यूजेजेस हो सकते हैं, फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है तो जाके करने की जरूरत नहीं है, साइड में बैठे बैठे आप ड्रोन चलाते हुए कर सकते हो। पेस्टिसाइड लगाने हैं तो आप ड्रोन से लगा सकते हो, क्रॉप मॉनिटर करनी है तो आप ड्रोन से कर सकते हो, है ना। वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, इससे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होगा, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी बढ़ेगी। चैलेंजेस क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने उनको ड्रोन दे तो दिया लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो, उसकी बैटरी भी तो मेंटेन करनी है, उसको एनर्जी भी तो उसके अंदर लगेगी, चार्ज भी तो करेगा वो। टेक्निकल स्किल्स, गांव की महिलाओं के पास क्या इतनी टेक्निकल स्किल है कि वो ड्रोन उड़ा के वो सारा स्प्रे कर सके, तो वो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सरकार को, है ना। एक पीएम विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा किस लिए होता है, विश्वकर्मा होता है जो बिल्डिंग। आपके बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, ये सब जो काम होते हैं ना, इसके लिए होता है। हमारे देश के अंदर विश्वकर्मा पूजा भी की जाती है, तो विश्वकर्मा भगवान उन्हीं के माने जाते हैं, ठीक है। तो किस लिए 2023 में लॉन्च हुई थी, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम। कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, पॉटर हो गए, वो कुम्हार जिसे बोलते हैं, कॉबलर हो गए, मेसन्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, टेलर हो गए, इन सबके लिए स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मार्केट लिंकेज, प्रमोट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, टूल किट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा 3 लाख रुपए तक का, ये याद रखना, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव मिलेगा, मार्केटिंग असिस्टेंस मिलेगा, और एमएसएमई को स्ट्रेंथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, जो हाथ से काम करते हैं लोग, कांच का काम भी करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो उधर फिरोजाबाद में, या इधर खुर्जा के अंदर पॉटरी बनाते हैं, तो इन लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। ये क्या है, विश्वकर्मा योजना, ठीक है, याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। एक पीएम श्री, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम श्री। एनईपी 2020 के अंतर्गत है, फ्लैगशिप स्कूल, स्कूल को मॉडर्नाइज करने के लिए, नए मॉडल स्कूल बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, और होलिस्टिक एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये है। स्मार्ट क्लासरूम इसके अंदर बनाए जाएंगे, जैसे मोदी जी ने वो टेंट में बैठ के फोटो खिंचाया था, वैसा क्लासरूम बनाने की बात है, वो टेंट वाला नहीं, असली का वैसा, है ना। डिजिटल लर्निंग, ग्रीन स्कूल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिएंटल लर्निंग। तो एनईपी 2020 का ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, क्वालिटी एजुकेशन देना। और एनईपी 2020 जरूर देख लेंगे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करते हुए क्या लेके आएगा, एनईपी 2020।
किस लिए है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय मेकिंग इट होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल, स्किल ओरिएंटेड एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। तो ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाता है, और मल्टीडिसिप्लिनरी, देखो सिस्टम कैसे चेंज हुआ है ये समझो। मेजर रिफॉर्म क्या है इसके अंदर? स्ट्रक्चर पहले क्या था? 10+2 करते थे अपन, 10वीं तक पढ़ते थे, फिर 10+2 यानी कि 11th-12th करते थे, पास आउट हो जाते थे, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 3 साल का लॉ करा, या जो भी करना है, 4 साल की इंजीनियरिंग करनी है, 6 साल 5 साल की लॉ करनी है, वो सब सारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। अब क्या सिस्टम हो गया? 5+3+3+4, 5+3+3+4। 5 क्या है? यानी कि 3 साल से 8 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? प्री स्कूल से सेकंड क्लास तक पहुंचेगा। 3 साल के बच्चे का कहाँ? प्री स्कूल में एडमिशन होगा, और वो सेकंड क्लास तक पहुंचेगा कब? 8 साल की उम्र तक। फिर 8 से 11 थर्ड से फिफ्थ, 11 से 14 सिक्स से एट, 14 से 18 नाइन्थ से 12, 18 साल में 12 पास आउट हो जाएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना कि एनईपी 2020 के अंदर प्री स्कूलिंग के लिए आंगनवाड़ी को इंटीग्रेट किया गया है। तो आंगनवाड़ी प्री स्कूल कहलाएगा किसके अंतर्गत? एनईपी 2020 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा मदर टंग के बात करता है, मदर टंग एजुकेशन की बात करता है कि हम अपनी भाषा में एजुकेशन लें। तो 5th क्लास तक कंपलसरी है कि उसको मदर टंग में ही क्या मिले? एजुकेशन मिले। लेकिन पता नहीं क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सब स्कूल वाले। 8th क्लास तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6 से ऊपर वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, और प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, जैसे कारपेंट्री हो गया, पॉटरी हो गया, कोडिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो गया, और तमाम जो इस तरीके के काम है, तो उन सब के अंदर क्या किया जाएगा? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा, यानी कि आप फिजिक्स के साथ कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, आर्ट्स के साथ जैसे आपने हिस्ट्री लिया, और हिस्ट्री के साथ आपको मन कर रहा है कि आप फिजिक्स भी पढ़ो, तो आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। तो आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बीच में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखा है एनईपी 2020 ने। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, फर्स्ट 1 साल का करोगे, आफ्टर 12 1 साल का कोर्स करोगे तो सर्टिफिकेट कहलाएगा, 2 साल का करोगे डिप्लोमा, 3 साल की बैचलर डिग्री, और 4 साल की करोगे तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, एक ये याद रखना। फर्क इसके अंदर जैसे मार्किंग सिस्टम है ना ओएसएम, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? परख होगी। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट। क्या हो रही है? परख हो रही है ना, तो परफॉर्मेंस का क्या हो रहा है? असेसमेंट हो रहा है, इसी को परख बोलते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख की फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, एक मिशन लाइफ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ना। इसके अंदर P3 मॉडल याद रखना, प्रो प्लेनेट पीपल। मोदी जी ने दिया है तो कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स बनाकर दिए होंगे। लाइफ दिया है तो क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इसके अंदर इनकी जो फिलॉसफी है वो P3 है। P3 यानी कि प्रो प्रो प्लेनेट पीपल, जो प्लेनेट के प्रो हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। तो वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर इसमें बात की है। इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट एक्शन के लिए, आप लोगों को पता ही है कि ये COP20, ये सॉरी NDC का पार्ट है हमारे, है ना, नेशनली डिक्लेयर्ड डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन का। एक ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना। तो नॉर्थ इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां से माइग्रेशन हो रहा था, और माइग्रेशन अभी भी हो रहा है। तो माइग्रेशन होने से क्या होता है कि वहां की जो हमारी सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है, क्योंकि जो बॉर्डर के गांव है ना, वो एक तरीके से सर्वेलेंस का काम करते हैं हमारे लिए, है ना। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए, और लिवलीहुड को प्रमोट करने के लिए, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किसके लिए है? नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर विलेजेस के लिए, याद रखना। ठीक है, तो रोड बनाई जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाई जाएगी, टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, वहां के लोगों को स्किल सिखाए जाएंगे कुछ ना कुछ, और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? हार्श टेरेन है ना, पहाड़ है, कहीं खाई है, तो वेदर कंडीशंस भी बहुत
विपरीत है। एक ये है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम किस लिए है? जो रामसर साइट्स होती है, रामसर साइट्स जितनी भी इंडिया के अंदर घोषित हुई है, तो उनको कंजर्व करने के लिए कौन सी स्कीम है? अमृत धरोहर। क्योंकि रामसर साइट कैसी है? वो अमृत धरोहर है। रामसर साइट किस लिए होती है बताओ, चलो मेरे को कोई बताएगा रामसर साइट किसको बोला जाता है? किस तरह की बॉडी को, किस तरह की बॉडी को रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा? वेटलैंड, लेक्स, वेटलैंड्स, वेरी गुड। तो जितने भी नहीं, जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे उनको क्या किया जाएगा? रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इको टूरिज्म, ये चीज याद रखेंगे इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, कहते हैं तुम लोग बाहर निकलो, हम कंजर्व कर लेंगे। लेकिन रामसर क्या कहता है, अब ये देखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कंजर्व होगी, सस्टेनेबल लिवलीहुड बढ़ेगा, है ना, क्लाइमेट रेजिलियंट बनेंगे। अर्बनाइजेशन का जो प्रेशर है वो चैलेंज है इसके लिए कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो वेटलैंड्स है उनको कंजर्व करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब ये रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर अभी समय, रामसर नॉर्थ ईरान कैस्पियन सी के बराबर, कैस्पियन सी के तट पे एक शहर है रामसर, ईरान के अंदर। वहां पर 1972 में रामसर कन्वेंशन होता है। इस कन्वेंशन का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली एज वाटर फ्लो, वाटर फाउल हैबिटेट, है ना। तो रामसर कन्वेंशन 1971, सॉरी 72 बोल दिया था मैंने, 1971 में साइन हुआ और 1975 में ये फोर्स में आ जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि सेक्रेटेरिएट है वो रामसर में नहीं है। तो रामसर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इंडिया ने 1982 में ज्वाइन किया था। ठीक है, वेटलैंड एरिया को कंजर्व करने के लिए रामसर साइट घोषित की जाती है। तो कवर द सॉइल परमानेंटली और सीजनली, ये वेटलैंड की डेफिनेशन है। अ वेटलैंड इज एन एरिया वेयर वाटर कवर्स द सॉइल परमानेंटली और सीजनली, या तो परमानेंटली कवर करता है या फिर सीजनली वहां पर कवर करता है। ठीक है, तो लेक्स हो गई, मार्श लैंड हो गए, स्वैम्प्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, एस्चुरीज हो गई, फ्लड प्लेन्स हो गए, ये क्या हो सकते हैं? ये सारे के सारे वेटलैंड्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि रामसर साइट का ऑब्जेक्टिव वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, उसको रेगुलेट करने की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स बाय वाइज यूज। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना इसका काम है। ठीक है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, तीन पिलर है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, रामसर साइट डेजिग्नेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना। ठीक है, इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे चिल्का लेक इंडिया की पहली रामसर साइट है। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर एक लगून टाइप लेक है। किस टाइप की लेक है? लगून लेक है चिल्का लेक। एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि चिल्का लेक किस तरह की लेक है? लगून है। और उसके अलावा केवला देव नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम क्या था? भरत भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का नाम बदल के केवला देव नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर ही केवला देव मंदिर था, केवला देव नेशनल पार्क उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, अभी तक 91 नहीं है, वर्तमान में 100 हो गई है। भारत की 100वीं रामसर साइट अभी, ये काट देना, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं आपको दूंगा तो इसे काट के दूंगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन गलत है, पुरानी हो गई। ठीक है, 91 तक के दे रखा है इसमें। हालांकि एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो चिल्का लेक और केवला देव दोनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आ गई थी। जो भी रामसर साइट क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है और उसको खराब हो रही है। हाँ जी सर, हाउ वेटलैंड्स प्रिवेंट्स फ्लड? हाउ वेटलैंड्स प्रिवेंट फ्लड? फ्लड, यस सर। वेटलैंड फ्लड तो प्रिवेंट नहीं करती है, ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने कहीं पढ़ा था सर कि जो वेटलैंड्स होती हैं वो फ्लड्स को
तो फ्लड्स को रोकने में फ्लड हेल्प करती प्लेन जो हैं। है देखो उसको फैलने, पानी को और ज्यादा फैलने से रोकने में मदद कर सकती है कि जैसे लेक के अंदर आपका थोड़ा सा पानी समावेशित हो सकता है, फ्लड प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा पानी आप कंटेन कर सकते हैं, तो वो सब तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मेनली वेटलैंड्स का काम फ्लड को रोकना नहीं है, मेनली इनका काम है वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना, और फ्लड प्लेन्स वो सॉरी जितने भी वेटलैंड्स है ना वो हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमको देते हैं। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे थे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो रामसर साइट्स आती हैं जो कैसी हो चुकी है, जो डिग्रेड हो रही है, जो क्या हो रही है, जिनकी परिस्थितिकी में प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है, डिग्रेडेशन की तरफ चल रही है जो, ठीक है, उनको डालते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो चिल्का लेक और केवलादेव ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गई थी। अब चिल्का लेक तो बाहर आ गई है, लोकटक लेक अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है। लोकटक लेक कौन सी है? मणिपुर के अंदर है, दुनिया की एकमात्र हैंगिंग नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, दुनिया का एकमात्र हैंगिंग नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सही कह रहे हैं आप, फ्लड कंट्रोल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है मैं ना कि इसमें हाँ जी, एक मिनट, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, नहीं कोई बात लेकिन मैं सूर्यांश की क्वेरी टेक ऑन करना चाहती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल सूर्यांश जो पूछ रहे थे ना कि फ्लड को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देखो इसके पीछे जो मैकेनिक्स है अगर आप उसको समझो तो ये क्या होता है, देखो मोस्टली कोस्टल एरियाज में आपको वेटलैंड मिलता है, वेयर देर इज नो वेटलैंड और आपका डायरेक्ट फ्लड आ रहा है या डायरेक्ट कोस्टल जो आपके फ्लड्स विद साइक्लोनिक वेव्स आते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, है ना, उसको कंटेन करती है। अभी जो वेटलैंड है इसके अंदर क्या है, आपका बहुत मेजर एरिया सबमर्ज्ड है पानी में, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं, पुराने प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, ठीक। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जैसे हमारा इवन सुंदरबन एरिया अगर आप कंसिडर करें, वहां पे सुंदरी ट्रीज हैं, तो सपोजिटली डायरेक्टली कोई हिट होता है फ्लड कोस्टल रीजन से, तो अगर वहां पर वेटलैंड्स नहीं है और हमने वहां पर सिटीज प्लान करी हैं, तो डायरेक्ट डैमेज होगा टू द सिटीज। लेकिन अगर वेटलैंड्स हैं तो वो कंटेन हो जाता है, वहीं पर काफी हद तक जो एक्सेस, जो एक तरीके से डैमेज होता है सिटीज को, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको फ्लड कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, मतलब फ्लड तो आ रहा है नदियों में, वो आएगा ही, इट्स जस्ट कि इट कंट्रोल्स द डैमेज ऑफ द फ्लड एंड देयरफॉर इसको फ्लड कंट्रोलिंग के लिए भी माना जाता है। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया होगा। ओके सूर्यांश, ठीक है। थैंक यू मैम। अभी कुछ दिन पहले अभी द हिंदू के अंदर सेम टॉपिक के ऊपर आर्टिकल छपा था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से याद आ गया मुझे। जैसे आप लोग कभी मुंबई गए होंगे तो वहां पे आप लोगों को ऐसे तिकोने तिकोने पत्थर पड़े हुए देखते होंगे आपने, या मूवीज में देखा होगा, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आपने अगर देखा हो तो ऐसे तिकोने तिकोने पत्थर आपको पड़े हुए दिखाई देते होंगे। वो किस लिए है? वो इसलिए है ताकि जो पानी आ रहा है उसकी गति को, उसका जो पानी ऊपर आएगा, ऊपर यहाँ पर लोग खड़े हैं तो यहाँ तक पानी ना पहुंचे, उसकी गति को रोकने के लिए। ठीक है, सेम यही काम कौन करता है? सेम यही काम लगून भी करता है और साथ में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी करते हैं। जैसे कोस्टल एरिया है जो इंडिया का, तो कोस्टल एरिया में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल वाली साइड जो है, यहाँ पर हमारी जो गंगा नदी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना हुआ है? डेल्टा बना हुआ है। इस डेल्टा में जो पेड़ उगते हैं वो है सुंदरी, सुंदरी ट्रीज, इसीलिए इसको बोलते हैं सुंदरबन। और ये किस तरह का फॉरेस्ट है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और ये काम जो हम लोग बड़े बड़े पत्थर डाल के कर रहे हैं, या उसको बोलते हैं ओशन बॉल्स, तो ओशन बॉल्स से ज्यादा बेहतर काम क्या कर रहे हैं? यहाँ के पेड़ कर रहे हैं, सुंदरी ट्रीज कर रहे हैं। या उड़ीसा के अंदर यहाँ पर क्या है? चिल्का लेक है। अब साइक्लोन आया या बहुत ज्यादा पानी आया तो चिल्का लेक कैसी, लगून किस तरीके से बनता है? मान लीजिए एक कोस्ट लाइन है,
कोस्ट लाइन में बीच में थोड़ी सी दरार आ गई और पानी अंदर भर गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, बैरियर है, तो वो पानी जब लो टाइड होगी तो अलग हो जाएगा, है ना, तो इसको बोलते हैं लगून लेक। ये इसके अंदर ब्रैकिश वाटर होता है, ये याद रखना, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, जैसे वाटर फ्लो आ रहा है तो उसको कंटेन करने का काम करता है, या लेक, अगर हम लोकटक लेक की बात करें तो वो भी बहुत सारे पानी को कंटेन करने का काम करती है, जो उसके आसपास बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हैं, वो जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको कम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है फ्लड कंट्रोल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक जगह पानी लंबे समय तक रुकता है तो वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। जैसे अगर कहीं पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो ये कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग करी जाए और वहां पर पॉन्ड बनाया जाए जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है। कार्बन को भी बहुत ज्यादा सिक्विजाइज करता है, यानी कि कार्बन सिंक बनाता है बहुत बड़ा, ठीक है। फिशरीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर के अंदर सपोर्ट करता है। या इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी बारकेश वाटर लगून है और इंडिया की पहली क्या है, रामसर साइट है। इसके अलावा केवलादेव राजस्थान के अंदर है, इसका पुराना नाम आपको पता ही है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी 1981 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर ये आ गई थी, जो पहली इंडिया की रामसर साइट है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आई है। लोकटक लेक हैंगिंग आप लोगों को बताया मैंने, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर मणिपुर में ये है, ठीक है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक है। फ्लोटिंग लेक यानी कि इसके अंदर कुमड़ीज पाई जाती है। कुमड़ीज क्या होता है कि लेक के ऊपर तैरते हुए काफी बड़े बड़े आपको वो मिल जाएंगे आइलैंड्स टाइप तैरते हुए, उसके ऊपर घर बना लेते हैं लोग, ठीक है, वो वेजिटेशन से बने होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ये भी उसके अंदर आती है। सुंदरबन वेटलैंड्स है, रेणुका लेक है, भोज वेटलैंड है, स्मॉलेस्ट है रेणुका, ये याद रख लेना, लार्जेस्ट याद रख लेना। और इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यूपी के अंदर, मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है, तो यूपी में 13 है सबसे ज्यादा रामसर साइट्स। और शेखा झील याद रखना अलीगढ़ के अंदर है, 99th रामसर साइट है। और 100th रामसर साइट है, 100th है सुरहाताल बलिया, ये अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला सुरहाताल बलिया के अंदर। लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी जरूर बनेगा क्वेश्चन, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में है, पटना में नहीं है, ठीक है, बस इतना ख्याल रखेंगे। एक है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना क्या है, मिष्टी योजना है जो मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव इनिशिएटिव, पहले तो फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो मैंग्रोव्स को क्या बढ़ावा देने के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, यानी कि जो समुद्री तट है वहां पर हैबिटेट जो है उसका टेंजिबल इनकम भी बढ़े। 2023 में लॉन्च हुई है, मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए, कोस्टल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, वहां की लाइवलीहुड को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट से जो वहां के ट्राइबल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं, ठीक है। कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर यानी कि जैसे कोई तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो उसको भी धीमा करने का काम करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर तट पे लगे हुए हैं तो वो धीमा हो जाता है। कोस्टल डिग्रेडेशन को रोकता है, जो मिट्टी बह जाती है, सॉइल एरोजन है, उसको भी रोकता है। क्लाइमेट चेंज को रोकता है, ठीक है। एक है पीएम मत्स्य संपदा योजना, किसके लिए मत्स्य संपदा, है ना, साफ साफ पता चल रहा है। फ्लैगशिप फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 2020, एनहेंस फिश प्रोडक्शन, इंप्रूव एक्सपोर्ट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक्वाकल्चर, डीप सी फिशिंग। डीप सी फिशिंग क्या होता है कि समुद्र के तट पे जाके मशीन लगा के फिशिंग की जाती है, और इस डीप सी फिशिंग को जब भी हम इधर करते हैं, साउथ इंडिया से नीचे जाते हैं जब हम, यानी कि तमिलनाडु से जब हम करते हैं, तो इसके ऊपर श्रीलंका कई बार ऑब्जेक्शन भी उठाता है, डीप सी फिशिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। डीप सी फिशिंग वैसे खतरनाक भी होती है, जो वहां के कोरल इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, मछलियों को बहुत ज्यादा पकड़ सकती है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जो शोर होता है, जो डीप सी में जो जमीन जो
तट होता है, नीचे जो वो होती है ना जमीन, ज्यादातर जो मछलियां होती है वहां पर अंडे देती हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है उनके लिए, तो वहां पर वो अंडे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो मछलियां आने वाली हैं वो पहले ही हम लोग खराब मार देते हैं। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाने की बात है, क्योंकि मछली अगर हम पकड़ेंगे तो वो ताजी आनी चाहिए ना दिल्ली तक, ऐसा तो नहीं है कि वो सड़ जाएगी आते आते। तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज इसके अंदर डेवलप करने की बात है। ब्लू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ब्लू इकोनॉमी को एनहेंस करेगा। ब्लू इकोनॉमी क्या है, जो समुद्र से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, फिशरीज हो गया, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सब। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है। अभी एनएफएचएस की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, एनएफएचएस की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर दोनों तरह की समस्याएं हैं, अंडर न्यूट्रिशन की भी है, ओवर न्यूट्रिशन की भी है, यानी कि ओबिसिटी भी बढ़ रही है हमारे यहाँ, और स्टंटिंग भी हो रही है और वेस्टिंग भी हो रही है। स्टंटिंग यानी कि हाइट भी कम रह जा रही है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे बहुत पतले रह जा रहे हैं, और ओबिसिटी भी बढ़ रही है साथ में। तो डबल क्या क्या समस्या है, डबल प्रॉब्लम है ये हमारे लिए, ठीक है। तो उसको उस समस्या को हल करने के लिए भी, रूरल लिवलीहुड को प्रमोट करने के लिए चैलेंजेस क्या है, ओवर फिशिंग जैसा मैंने आपको बताया, क्लाइमेट इम्पैक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि वहां का जो इकोसिस्टम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिजीज आउटब्रेक, तो डिजीजेस भी होती है तो है ना। पीएम मित्र पार्क, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, अपैरल्स उसमें एक मेन कंपोनेंट है। अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं, गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड एंड जेम्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑर्नामेंट्स को, सीमेंट को, स्टील को, है ना, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर अपैरल भी है। तो अभी जब यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, सैंक्शंस क्या, वो टैरिफ लगा दिए थे, तो अपैरल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। तो उसको सही करने के लिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क लॉन्च किया गया, जिसके अंदर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए काम किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए काम किया जाएगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जहां पर आप प्लग एंड प्ले कर सको, यानी कि सीधे जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरा मिलेगा और आप वहां पे अपना काम शुरू कर सकते हो। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिलेगा, कॉमन फैसिलिटीज होंगी, सब शेयरिंग में होगी फैसिलिटीज जो भी होंगी। तो इससे मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, मेक इन इंडिया का प्रमोशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है, जो नुकसान हुआ, जो हमें पे करना पड़ा। लैंड एक्विजिशन चैलेंज है, ग्लोबल कंपटीशन है, ये सारी चीजें। एक है इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं ना। यस इंडिया एआई मिशन के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। एक ये रह गया था, द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था, किस लिए है, तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स यानी कि जो चिप है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर लगती है, कंप्यूटर के अंदर लगती है, ईवी कार्स के अंदर लगती है, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर लगती है, सैटेलाइट्स के अंदर लगती है, एआई सिस्टम के अंदर लगती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर लगती है, इस टीवी के अंदर लगी है, आपके हाथ में जो फोन है, जो भी डिवाइस है उसके अंदर लगी है, आपके एसी, आपके पंखे, आप जितना भी सामान देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो चल रहा है, सब के अंदर कहीं ना कहीं क्या लगा है, सेमीकंडक्टर लगा है। तो वो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर मिशन के तौर पे हमने 2021 में लॉन्च किया था। 76,000 करोड़ रुपए इसके अंदर क्या रखा था, बजट रखा था। किसने लॉन्च किया था, मेटी ने लॉन्च किया था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई थी 2020 से 22 के बीच में, जब कोविड आया था, उसकी वजह से सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुई और चिप मिलनी लोगों को मुश्किल हो गई, चिप की शॉर्टेज हो गई वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया की सिचुएशन भी खराब थी। तो इंडिया, क्योंकि सारी चिप्स ईस्ट एशिया से ही इंपोर्ट करता है, ईस्ट एशिया यानी कि वियतनाम हो गया, चाइना हो गया और ताइवान हो गया, इन देशों से ही हम सारा इंपोर्ट करते हैं। चाइना के पास आधिपत्य है इसका, तो उसको भी हमें काउंटर करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाना,
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करना और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। 4 पिलर है इसके, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सिलिकॉन वेफर यानी कि जो चिप होती है उसको वेफर बोलते हैं, सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन यूनिट। फैब्रिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हमारे पास है या नहीं है, ये तो किस्मत की बात है कि हमारे देश के अंदर रॉ मटेरियल है या नहीं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का विषय है। उससे हम चिप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विषय है। डिस्प्ले फैब्रिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, असेंबल, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, एटीएमपी यूनिट्स बनाना सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, ये 4 चीजें बनानी है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव बनाना, कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि डिजाइन, अगर कोई स्टार्टअप है वो डिजाइन दे रहा है, किसका, चिप का डिजाइन दे रहा है, ऐसा डिजाइन दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया डिजाइन है यानी कि हाई एंड डिजाइन दे रहा है, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये 4 चीजें, क्या क्या 4 चीजें इसके अंदर, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, एटीएमपी यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग। आप सामान बंगाल चाइना से उसको क्या करोगे, असेंबल करोगे इंडिया के अंदर, असेंबल करके क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, बताओगे कि साहब हमने हमारे पास ये प्रोडक्ट है, खरीद लो। अब फिर वो खरीदेगा तो उसको पैकेजिंग करके भेज दोगे। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए, है ना। डिजाइन लिंक इंसेंटिव मिलेगा आपको। एक ये ANRF है यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये साइंस के अंदर कोई भी रिसर्च हो रही है तो उसको प्रमोट करने के लिए है। 2023 के अंदर ANRF एक्ट यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 पास किया था, उसके अंतर्गत ये सेटअप किया गया है। तो फंड, साइंटिफिक रिसर्च को फंड करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए है ना। इसके अंदर ग्रांट मिलेंगी, रिसर्च पार्टनरशिप्स होंगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इनोवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। और फंडिंग हमारे देश में कम है तो वो चैलेंज हो गया, और कोऑर्डिनेशन की कमी है इंस्टीट्यूशंस के बीच में तो वो भी चैलेंज हो गया, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है। अब इसके ऊपर लिखने के लिए आता है, सीधे सीधे लिख दो कि मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, है ना। इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सीएडी कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब भी क्रिएट होगी, तो चौतरफा फायदा है, ठीक है। फोकस एरिया इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है। इंपॉर्टेंस, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, स्किल शॉर्टेज है हमारे देश के अंदर, ये आप लोगों को पता ही है। एक ये पीएम ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा किस लिए है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल वाली बसेस चल रही है, उसके अंदर ई बसेस आए, उसके लिए पीएम ई बस सेवा है। पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, कनेक्टिविटी यानी कि ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेगा, क्लीन मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। पीपीपी मॉडल पे चलता है ये, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इलेक्ट्रिक बसेस का डेवलपमेंट होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, अर्बन सस्टेनेबिलिटी का डेवलपमेंट होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, मोबिलिटी बेटर होगी। चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट है, ठीक है ना, इनिशियली कॉस्ट ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में उतना रेजिलियंट नहीं है, हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं, तो वो एक क्या है, चैलेंज। एक यह ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारत मिशन यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अब भारत के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, कैसे भरा पड़ा है, मैन्यूस्क्रिप्ट के तौर पे भरा पड़ा है। अब उन मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, प्रिजर्व करना है और डिजिटलाइज करना है। मिशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, ज्ञान भारतम मिशन। भारत के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, कैसे भरा पड़ा है, पांडुलिपि में, तो पांडुलिपि को क्या करना है, डिजिटलाइज करना है, ज्ञान भारतम मिशन बन गया। प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट, प्रमोट इंडियन नॉलेज सिस्टम, डिजिटल आर्काइविंग, डिजिटल अभिलेख को क्रिएट करना। कल्चर प्रिजर्व होगा, इससे हमारा रिसर्च को सपोर्ट मिलेगी, नॉलेज डिसएमिनेशन होगा, नॉलेज को बांटेंगे और वो बढ़ेगी।
मैन्युस्क्रिप्ट डेटेरिएट हो चुके हैं बहुत सारे, तो वो एक चैलेंज है हमारे सामने, और रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है। शक्ति पॉलिसी एक ये है, लास्ट स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं आज की। शक्ति पॉलिसी क्या कहती है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। अब कोयला का स्कैम हुआ था कांग्रेस की सरकार में, है ना, तो इसलिए मोदी जी क्या लेके आए? शक्ति स्कीम लेके आए, जिससे क्या हो सके, कोयला ट्रांसपेरेंटली एलोकेट हो सके इंडिया के अंदर, क्योंकि कोयला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग क्या करते हैं, कोयले से एनर्जी बनाते हैं, और हालांकि इससे कार्बन एमिशन होता है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर कोल अवेलेबिलिटी। कोल अवेलेबल रहे, जो उसका एलोकेशन हो रहा है, जो बिक रहा है, वो ट्रांसपेरेंटली बिके, उसके अंदर धांधली ना हो, उसके अंदर वो ना हो, क्या बोलते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, तो की फीचर्स क्या है? कोल लिंकेज एलोकेशन, ऑप्शन बेस्ड मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप किया गया, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम डेवलप किया गया है, रैशनलाइज्ड कोल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलायबल एनर्जी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट कोल यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमको, है ना। इसके अलावा एक शांति एक्ट है। शांति एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 जो विंटर सेशन था उसी में पास हुआ है। क्या कहता है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सस्टेनेबल हार्नेसिंग करनी पड़ेगी। किसकी? एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की क्या करनी पड़ेगी? सस्टेनेबल हार्नेसिंग। प्रॉब्लम क्या है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर? दिक्कत क्या है? दिक्कत सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 स्लेंडा। 2008 तक इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे यूएस के, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए और एनएसजी बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, क्योंकि इंडिया ने क्या कर लिया था 1975 में, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो एनएसजी बनाना पड़ा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या करता है? जो न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए ना, चाहे बम फोड़ो चाहे उससे एनर्जी बनाओ, फ्यूल तो चाहिए। फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235 आइसोटोप है, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 चाहिए। अब जब तक यूरेनियम नहीं मिलेगा, हम पावर प्लांट बना के भी क्या करेंगे? एनएसजी का सैंक्शन 2008 में हट गया हमारे ऊपर से। बराक ओबामा और मनमोहन सिंह की मीटिंग हुई थी और इंडिया ने न्यूक्लियर डील की यूएसए के साथ। एनएसजी का मेंबर नहीं बनाया हमको, लेकिन सैंक्शन हटा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हमें सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं था। क्या? न्यूक्लियर फ्यूल कोई सप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? स्लिंडा की वजह से। क्या है स्लिंडा? सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। कहते हैं अगर न्यूक्लियर डैमेज होता है तो सप्लायर भी जिम्मेदार होगा, सप्लायर भी जिम्मेदार होगा। दूसरी दिक्कत क्या है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मोनोपोली है इसके अंदर। आप थोड़ी ना लगा सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप लगा सकते हो क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? जी, हम लगा सकते हैं क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? नो सर, सरकार लगाएगी सिर्फ। गवर्नमेंट। अब लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते थे। शांति एक्ट जो आया है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और स्लिंडा 2010 को इंटीग्रेट हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और नया कानून लाया गया। इसके अंदर क्या किया गया है? देखो की प्रोविजंस क्या है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता है। यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, सिंगल लीगल फ्रेमवर्क बना दिया, वो दोनों को खत्म कर दिया। इसके अलावा न्यू लाइबिलिटी,
ऑपरेटर लाइबिलिटी रैशनलाइज्ड, लाइबिलिटी पे कैपिंग्स लगा दिए 1500 करोड़। आप चाहे कितना भी नुकसान कर दो, आपको सिर्फ 1500 करोड़ भरने हैं। 1500 करोड़ में सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि लाइबिलिटी क्यों खत्म कर दी। सप्लायर लाइबिलिटी लार्जली रिमूव, ताकि हमें लोग सप्लाई तो करें, अभी तो कोई सप्लाई नहीं कर रहा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट, तो ये इसके अंदर चेंज किया गया है। और फोकस किसके ऊपर है? SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर। स्मॉल है, सेफ है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्या करेगा? एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेगा, नेट जीरो 2070 के लिए हमें तैयार करेगा। क्लीन बेस लोड, यानी कि अगर देखो, अगर हमें क्लीन एनर्जी चाहिए तो हमें ट्रांजिशन किसके ऊपर करना पड़ेगा? सोलर है, विंड है, विंड है, सोलर है, ये सब जितना भी है ये सब कैसा है? रिलायबल नहीं है। सोलर का क्या है? दिन में बिजली बनाता है, रात को नहीं बनाता। विंड का क्या है? हवा चलेगी तो बनेगी बिजली, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। लेकिन ये क्या है? गारंटी देता है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, अनलाइक सोलर एंड विंड। इसीलिए अगर हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी बनाए रखनी है और नेट जीरो भी हो जाना है, नेट जीरो भी होना है, तो हमको न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेफ्टी, सेफ्टी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है उसके अंदर जो सेफ्टी है, यानी कि उसके अंदर जो डेंजर है वो प्रेजेंट भी है, यानी कि समस्या, यानी कि खतरा तो हर समय है ही कि रेडिएशन लीक हो सकता है, जैसे फुकुशिमा में हुआ जापान के अंदर, जैसे चेरनोबिल में हुआ यूएसएसआर के अंदर, चेरनोबिल में हुआ। तो ऐसे कभी भी हो सकता है, लेकिन एब्सेंट भी है, क्योंकि लोग मजे से न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में अगर घर है तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं होगा। जब तक कि रेडिएशन लीक नहीं हो जाती तब तक क्या खतरा? कोई खतरा नहीं है ना। तो तब तक ये खतरा प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। ठीक है, तो दोनों ही है। तो इसको आप लिख सकते हैं इजीली। शांति एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी 1-2 क्लासेस हम लोग और करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। ऐसे ही रात को करेंगे और अपना पूरा कवर कर लेंगे जितना भी हमारा मेंस में आना है। ठीक है, मोस्टली जितनी इंपॉर्टेंट जितनी पॉलिसीज है हमने कवर कर ली आज, और बाकी कुछ चीजें जो एग्जाम में आती हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, मनीषी, निधि, विकास जी, उठानी। हाँ जी, हाँ जी। जब जब जाओ ना, हमने एप्पी को खाना दे दिया है तो मत देना। हमने एप्पी को दे दिया? खाना दे दे दिया? हाँ दे दिया, खाना दे ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है? दिया। चलिए फिर, थैंक यू। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आने ही चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सुरेश जी।